आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों को पढ़ लिया है। तो आज हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेशन। विधानमंडल मतलब वह संस्थान जहां पर राज्य के लिए नियमों का निर्माण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? राज्य विधानमंडल। तो यहाँ आपके लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि ये किस भाग में, यहाँ गौर कर लें, भाग 6 में है। कहां से कहां तक है? तो ये आर्टिकल 168 से लेकर के 212 तक है। अब इसको याद करने का ट्रिक पकड़ लीजिए, बड़ा आसान है। अगर हम इसमें से एक माइनस कर दें, माने अगर हम 167 की बात करें, आर्टिकल 167 बात करें, तो यह हो जाएगा मुख्यमंत्री के कार्य हो जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बता दिया है आपको। याद करने का मतलब ये पूछता कि कहां से कहां तक राज्य विधानमंडल का वर्णन भारत संविधान में कहां से कहां तक है, तो आपको याद रहेगा। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कार्य, उससे एक आगे बढ़ गए तो 168 राज्य विधानमंडल। और यहां अगर आप यहां प्लस कर लेंगे, और यहां आपने एक माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया, यहां पर आपने यहां एक प्लस कर दिया, तो आर्टिकल आपका हो गया 213। और ये 213 क्या है? ये राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश है। मतलब बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं 213 बोल दिया तो राज्यपाल का अध्यादेश हो गया, 167 यहां बोल दिया तो मुख्यमंत्री के कार्य हो गया। इन्हीं के बीच में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन है। ठीक है, तो ये हमको बात याद होनी चाहिए। किस भाग में है? तो भाग 6 में है। अब आगे चलते हैं। ठीक, अगली बात जो हमको समझने की जरूरत है वो ये है कि पहली बात आप समझिए कि आपका देश संघात्मक शासन व्यवस्था को एडॉप्ट करता है। इस संघात्मक शासन व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां पर जो पावर की शेयरिंग है, जो पावर शेयरिंग है, वह यूनियन और केंद्र अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन और स्टेट में विभाजित है। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि अकॉर्डिंग संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य पावर शेयरिंग होती है। यहां पर दोनों जो है शक्तियों में लगभग समान होते हैं। तो यूनियन में हम क्या पढ़ते हैं? यूनियन की जब बात करते हैं या सेंट्रल की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, स्टेट की बात करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? यहां हो जाएगा गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। बात समझिएगा एकदम। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर स्टेट की बात करते हैं तो यहां पर गवर्नर, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जो है केंद्र में संवैधानिक प्रधान होता है, जैसे राष्ट्रपति जो है केंद्र में संवैधानिक प्रधान होता है, वैसे ही राज्यपाल जो होता है यह राज्यों में संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, अब बात आगे समझने की आवश्यकता है। यहां पर इसको हम यहां दोस्तों बोलते हैं संसद, पार्लियामेंट, और यहां बोलते हैं विधानमंडल। अब जो हमको बताने की मेन आपको आवश्यकता है कि हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है।
यही इसीलिए इसी चीज को बताने के लिए मैंने संघात्मक शासन व्यवस्था का आपके सामने उदाहरण रखा। तो हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसी तरह से राज्यों में की बात करें तो विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, कलम कापी लेकर बैठिएगा और ये सब नोट करके चलिएगा। विधान परिषद की जो बात करें तो हर राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। आपको पता है कि भारत देश में इस समय प्रेजेंट टाइम पे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी तक 29 राज्य हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर अब नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग जो है कितने राज्यों में है तो वो देख लें। इसकी ट्रिक याद करते हैं हम। UKMBAT 1 2 3 4 5 और 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब ये 6 राज्यों में विधान परिषद है तो वो कौन से राज्य हैं, ये टिक ट्रिक पर आप बैठा लीजिए तो आपको याद रहेगा। जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त नहीं हुआ था और उसमें 29 राज्य हुआ करते थे, तो उस समय जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था। तो यहां दोनों बात मैं बताऊंगा। एट प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद कहां है, तो यू फॉर आपका हो गया उत्तर प्रदेश, के फॉर यहां पर के फॉर आपका हो गया कर्नाटक, यम फॉर हो गया आपका महाराष्ट्र, बी फॉर हो गया आपका बिहार, ए फॉर हो गया आपका आंध्र प्रदेश और टी फॉर हो गया तेलंगाना। तो ये 6 राज्यों में इस समय विधान परिषद है। जब 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उस समय 7 राज्यों में विधान परिषद था। इन 7 राज्यों में एक जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन जब 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके आर्टिकल 370 समाप्त करके इसको यूटी में जोड़ दिया गया, तो वहां से विधान परिषद समाप्त हो गया। अब यहां आपके लिए प्रश्न है कि इस समय कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में UKMBAT, यू उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटका, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कितने राज्यों में है विधान परिषद वो बता दिया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इत्मीनान से इसको लिख के चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद से। आर्टिकल राज्य विधानमंडल की बात करें तो आर्टिकल 168 का 1 अनुच्छेद 168(1) क्या कहता है, यहां पर सिंपल बात, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 168 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। नंबर 2, अनुच्छेद 168 का 2 यह क्या कहता है कि विधानमंडल
विधानमंडल द्विसदनीय भी हो सकता है, विधानमंडल द्विसदनीय भी हो सकता है या एक सदनीय हो सकता है। मतलब अगर विधान परिषद है तब उसको हम कहेंगे कि विधानमंडल द्विसदनीय है, अगर नहीं है तो एक सदनीय होगा। जैसे अगर द्विसदनीय हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका विधानसभा और विधान परिषद, और अगर एक सदनीय है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो है विधानसभा। दैट इज क्लियर। अगर द्विसदनीय है तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं बाइकैमरलिज्म। अगर सदन द्विसदनीय है तो उसको कहते हैं बाइकैमरलिज्म, और अगर एक सदनीय है तो उसको कहते हैं यूनिकैमरलिज्म। ठीक है, दोनों बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। नंबर तीसरा, आर्टिकल 169, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे भी और इसकी व्याख्या करनी है। ये क्या है, इसमें है कि विधान परिषद का विघटन नहीं होता, विधान परिषद का विघटन नहीं होता। यह राज्यसभा के समान एक अस्थाई सदन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह राज्यसभा के समान एक अस्थाई सदन है, लेकिन यहां पर जो जानने की जरूरत है कि विधान परिषद का निर्माण किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, और निर्माण और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, तो वह संसद के पास है। ये मैं भी बताऊंगा डिटेल, लेकिन एक चार्ट में समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं। विधान परिषद राज्यसभा के समान एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता। जैसे राज्यसभा में पढ़ते हैं, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष बाद एक सदस्य अवकाश मुक्त होते हैं। जस्ट सेम कंडीशन यहां भी होती है, बस अंतर ये होता है कि विधान परिषद को निर्माण और समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 170 ये क्या कहता है, इसमें है विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना कैसे होती है, तो संरचना में दोस्तों इसका जो गठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर होता है। मतलब विधानसभा में जो इन सदस्यों का निर्वाचन होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 171 इसमें है दोस्तों विधान परिषद की संरचना। इसका जो टॉपिक है वो है विधान परिषद की संरचना, और इसमें जो चुनाव होता है इसके सदस्यों का वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास चल रही है ये चारों आर्टिकल अभी तक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम मिटा के जो हमको पढ़ने की जरूरत है वो आज इस पर चर्चा करें, इस पर कर लें और इस पर कर लें। ठीक है, 168 से स्टार्ट है 212 तक। तो 168 का एक क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा। 168 का 2 क्या कहता है
कि विधानमंडल द्विसदनीय हो सकता है या एक सदनीय हो सकता है। अगर द्विसदनीय है तो विधानसभा और विधान परिषद, एक सदनीय है तो सिर्फ विधानसभा। 169 विधान परिषद का विघटन नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन है, परंतु इसको निर्माण और समाप्त किया जा सकता है, और यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। 170 में विधानसभा का गठन कैसे होता है और 71 विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 169। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहां पर चलते हैं क्योंकि इन्हीं पर चर्चा होगी। एक आर्टिकल 169, आर्टिकल 170 और आर्टिकल 171, ये तीन को आज हम पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। अनुच्छेद 169 यही है। ये क्या है? ये है विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन या उत्सादन। विधान परिषद का सृजन या उत्सादन, ये देखते हैं क्या है। मैंने आपको बताया कि इसका विघटन नहीं होता, इसका निर्माण और इसको समाप्त किया जा सकता है। अब देखें, अगर कोई राज्य, गौर करें दोस्तों, अगर कोई राज्य अपने यहां से विधान परिषद का निर्माण या समाप्त करना चाहता है तो उसके लिए वह राज्य, उस राज्य की विधानसभा जो है, उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या, या ऐसे कर लें, वह उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प प्रस्ताव पास करती है। यह संकल्प प्रस्ताव पास कैसे होता है? तो ये देख लें, उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों से यह प्रस्ताव जो है पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो संकल्प प्रस्ताव है उस विधानसभा के सदस्यों की संख्या का बहुमत, सदस्यों की संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। फिर यह प्रस्ताव कहां जाएगा? संसद के पास जाएगा। संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत, यहां पर जो जानने की जरूरत है, वह अगर साधारण बहुमत से पास कर देती है तो उस राज्य से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, या अगर निर्माण करना चाहता है तो निर्माण किया जा सकता है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो यह संशोधन किया गया वह अनुच्छेद 368 के अधीन, 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन या विधान परिषद का उत्सादन। टॉपिक देख ले, अगर कोई राज्य की विधानसभा अपने यहां विधान परिषद का निर्माण करना चाहती है या उसको समाप्त करना चाहती है तो वह विधानसभा अपने यहाँ एक संकल्प प्रस्ताव रखेगी। यह संकल्प प्रस्ताव सदस्यों की संख्या के बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। यह प्रस्ताव फिर कहां जाएगा? संसद के पास जाएगा। संसद साधारण बहुमत से अगर पास हो जाता है वहां विधेयक, तो वहां पर विधानसभा का, विधान परिषद का निर्माण या समाप्त किया जा सकता है। अब आपके एग्जामिनर कलम तोड़ प्रश्न यही है
कि विधान परिषद के निर्माण की, गौर सुने, विधान परिषद के निर्माण की या समाप्त करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? विधान परिषद के निर्माण की या समाप्त करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये हमें उम्मीद है पूरा आ गया होगा। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 की बात करते हैं। आर्टिकल 170 ये क्या है? इसमें है विधानसभा की संरचना या विधानसभा का गठन कैसे होता है। आर्टिकल 170 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको हम ए करके पढ़ लेते हैं। नंबर 1 ये देख लीजिए, नंबर 1 क्या कहता है कि विधानसभा के सदस्यों, पहले तो ये देख लें, विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 7 हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है या न्यूनतम 60 हो सकती है। यहां पर कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे राज्य, छोटे राज्य हैं जहां पर संख्या 60 से भी कम है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर यह संख्या 60 से भी कम है, तो वो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, इसको लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। यहां पर केवल विधानसभा में 30 सदस्य हैं, अरुणाचल, सिक्किम और गोवा। मिजोरम में 40 सदस्य हैं और नागालैंड में 46 सदस्य हैं। तो है ना संख्या कम। तो ये अपवाद है, कुछ राज्य इसके अपवाद है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, फिर भी उसको रखा गया, ठीक है। अब विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन जो होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। आगे इसमें और एक चीज आपको जानने की जरूरत है, वह यो है कि 2011 की जनगणना के आधार पर यह संख्या 2026 तक नियत कर दी गई, निश्चित कर दी गई। मतलब 2026 तक इसमें कोई भी हेर फेर नहीं होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। आगे चलते हैं। अगला जो होगा वो ये है कि विधानसभा में निर्वाचन के अलावा सदस्यों का मनोनयन होता है। ये मनोनयन जैसे केंद्र में या सेंटर में राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2 एंग्लो इंडियन, वैसे राज्यपाल जो है वह एक सदस्य को मनोनीत करता है। एक सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अब यह एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, यह जानने की जरूरत है कि यह एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। तो आर्टिकल 366 में
डिफिनीशन ऑफ एंग्लो इंडियन है, मतलब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। आर्टिकल 366 में एंग्लो इंडियन कौन है, तो इसकी सबसे पहले, इसका मैं आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा, सबसे पहले एंग्लो इंडियन की पहचान जो प्रारंभ होती है भारत के दृष्टिकोण से करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से होती है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार, फर्स्ट बार शब्द यूज किया गया एंग्लो इंडियन का। अब ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? ऐसे जिनके पितामह या माता में से कोई एक व्यक्ति अंग्रेज रहा हो, उसकी संतान जो भारत में निवास करती है, वैसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये राज्यसभा में एक, इसमें आर्टिकल 333 अनुच्छेद 333 यही कहता है, अगर राज्यपाल को यह समाधान होता है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन माने आंग्ल भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इनमें से विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। अब जो करंट बात अब आपको जानने की जरूरत है, यहां तक तो मैंने अभी क्लास जो पिछले आप पढ़ते आ रहे हैं काफी दिनों से, वो मैंने आपको बताया। अब आपको जानने की जरूरत क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल संविधान में 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट बात है, ये करंट अपडेट है। ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 तो करंट है आपके लिए। इसमें क्या है, यह संविधान संशोधन एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। अभी इसको मैं आरक्षण को डिटेल करता हूं, ये इतना आसान नहीं, ये आएगा नहीं, इसको मैं मिटा के फिर बताता हूं। लेकिन अभी जो है वो 126वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा विधानसभा और विधान परिषदों में, लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया। आरक्षण जो पहले से चला आ रहा है उसको बरकरार रखा गया, और यह जो बरकरार रखा गया, अब ये देखिए मैंने लिखा 126वां संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन अब हम यहां लिखेंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आपको पता होगा कि बिल और अधिनियम में क्या अंतर है। अगर हम बिल की बात करते हैं तो वो प्रस्ताव है, और यही प्रस्ताव जो जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब लोकसभा से में रखा गया, यहां से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गया, तो यही क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है। तो वही चीज यहां पर है। अगर हम एग्जाम में बिल पूछे, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। अगर संविधान संशोधन विधेयक बिल पूछे तो वह 126वां होगा, और अगर अधिनियम का क्रम पूछे तो वो 104वां होगा। इसके अंतर्गत इसमें क्या हो गया कि एससी और एसटी का जो आरक्षण, एससी और एससी को जो आरक्षण है वह 2030 तक बढ़ा दिया गया। माने 10 वर्षों के लिए यह आरक्षण पुनः बढ़ा दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 जनवरी 2020 में यह आरक्षण का जो प्रावधान था वह समाप्त हो रहा था।
25 जनवरी 2020 में जो ये आरक्षण था वह समाप्त हो रहा था, इसीलिए यह आरक्षण 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया। और ये जो आरक्षण एससी और एसटी को दिया जाता है, यह आर्टिकल आपका है 333, मोस्ट इंपॉर्टेंट 333 है। विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण, ठीक है। मैं अलग स्वर बताता हूं, ये देखिए, अगर यहां तक बात समझ में आ गई होगी, 2030 तक बढ़ा दिया गया। अगर कुछ वर्गों का भारतीय संविधान में कुछ वर्गों को विशेष, इसको आप नोट कर लेंगे, कुछ वर्गों को विशेष आरक्षण दिया गया, तो वो देख लीजिए। अगर अनुच्छेद 330 कहे तो यह है लोकसभा में, यह क्रम से याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। अनुच्छेद 330 कहे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। अनुच्छेद 331 कहे तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन, एकदम क्रम से याद कीजिएगा इनका नाम निर्देशन। अनुच्छेद 332 कहे तो ये हो जाएगा आपका विधानसभा में। अनुच्छेद 332 आपका कहे तो विधानसभा में, सॉरी ये 332 कर लीजिएगा, अनुच्छेद 332 करे विधानसभा में आरक्षण, विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। अनुच्छेद 333 कहे तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन। दैट इज क्लियर। ये अनुच्छेद कुछ वर्गों का विशेष प्रतिनिधित्व है। 331 एंग्लो इंडियन लोकसभा में, 333 विधानसभा में, 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और 332 विधानसभा में। तो यहां टॉपिक पर आइए कि 332 के तहत आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। लेकिन जो यहां पर जानने की जरूरत सबसे बड़ी है कि इस अधिनियम के द्वारा, इस 104वें अधिनियम के द्वारा, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करंट है, 104वां जो अधिनियम बना, संविधान संशोधन अधिनियम बना, उसके द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने सदस्यों को लोकसभा मनोनीत किया जाता था, राष्ट्रपति करता था, तो 2। अगर हम लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता था, 2। तो 104वां अधिनियम के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा में यहां कौन करता था, विधानसभा में एंग्लो इंडियन, तो यहां कौन करता था, यहां पर एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में मनोनीत करता था राज्यपाल और लोकसभा में करता था राष्ट्रपति। तो जो आपके आज के परिप्रेक्ष्य में जानने की जरूरत है कि 104वां अधिनियम के द्वारा एंग्लो इंडियन का पद अब समाप्त कर दिया गया है। चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, ये भी नया डाटा, इसको आप नोट कर लेंगे पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं टॉपिक इसी में और जोड़ देता हूं दोस्तों, आरक्षण क्या है, रिजर्वेशन। ये आपको कहीं किताब से नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन हमारे संविधान में किस प्रकार का है, ये देखिए। आरक्षण, अगर हम इसी से जुड़ी हुई टॉपिक है, हालांकि इसको मैं अलग से बता देता, लेकिन इससे जुड़ी टॉपिक है तो मैं बता देता। रिजर्वेशन हमारे यहाँ आरक्षण 3 प्रकार का है। एक आरक्षण है शैक्षिक आरक्षण, एक आरक्षण शैक्षिक आरक्षण, एक आरक्षण जो है वह नौकरी में आरक्षण है।
एक आरक्षण जो है वो नौकरी में है और एक आरक्षण जो है वह राजनीतिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण। तो आरक्षण जो भारत में दिया गया है वह 3 प्रकार से दिया गया है। एक नौकरी में आरक्षण, एक शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और शैक्षिक आरक्षण में अनुच्छेद 15 का 4 ये कहता है, 15 का 4 कहता है कि अगर सरकार ओबीसी, गौर से सुने, ओबीसी, एससी और एसटी, अनुच्छेद 15(4) कहता है कि अगर सरकार सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है, अनुच्छेद 15(4) कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर सरकार ओबीसी, एससी और एसटी को कोई आरक्षण देती है तो वह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 ही कहता है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। वहां पर अनुच्छेद 15 में ये पीसीएस का प्रश्न था कि अनुच्छेद 15 में कितने आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ये क्रम कुछ दिया था कि संख्या, धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्मस्थान, ये 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध करते हैं। संख्या पूछ दिया, धर्म, वंश, लिंग, जाति और भेदभाव। लेकिन अनुच्छेद 16 की बात करें तो यह 6 आधारों पर भी भेद का निषेध करता है। और इस अनुच्छेद 16 की बात करें तो यहां जुड़ जाता है निवास स्थान। यह पूछ दिया था कि अनुच्छेद 15 कितने प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, कितने प्रकार के, तो 5। अनुच्छेद 16 वो 6 प्रकार करता है, धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान और निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 15, अगर कोई सरकार, फिर से देख लीजिए, अगर कोई सरकार अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से ओबीसी और एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान विशेष उपबंध करती है तो वह विभेद नहीं माना जाएगा। नौकरियों में आरक्षण, अनुच्छेद 16 का 4 ये नौकरियों में आरक्षण है। अगर सरकार नौकरियों में आरक्षण के लिए करती कुछ विशेष प्रावधान करती है तो वो नौकरियों में आरक्षण, ये जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए देखें मेरिट यहाँ पर कम की जाती है, नौकरी की बात होगा तो उनको पहले प्रीफर किया जाता है। तो अनुच्छेद 16(4) के आधार पर अगर सरकार ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान करती है तो वो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है ये आपको याद होगा। अनुच्छेद 16 यही कहता है अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। लेकिन अगर 16(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य होता है तो वह धार्मिक वो विभेद नहीं माना जाएगा। अब राजनीतिक आरक्षण में यहां अनुच्छेद 330 और यहां अनुच्छेद 332। 330 लोकसभा में एससी एंड एसटी को आरक्षण, ठीक है। विधानसभा 332 विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण, ठीक है। यह बात क्लियर, एससी और एसटी को आरक्षण। अब ये जो आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा, 104वां संविधान अधिनियम के द्वारा, बिल पूछे 126। यहां भी यही बात हो जाएगी। ये कहां तक बढ़ा दिया गया दोस्तों, 2030 तक बढ़ा दिया गया। अमेंडमेंट कौन सा होगा, 104वां होगा, लेकिन अगर बिल पूछे तो 126वां। उसी में आप ये जोड़ देंगे एंग्लो इंडियन वाला कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। तो लगे हाथ मैंने आरक्षण उसी में आपको जोड़ दिया।
हालांकि टॉपिक से अलग था, लेकिन आरक्षण की बात कई बार आई तो मैंने ये आपको समझा के बता दूं। हालांकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात आप ध्यान रख के देखें कि आप पेपर देखें तो उस पेपर में अब वही परंपरागत प्रश्न नहीं आते, थोड़ा सा लीक से हटकर, जो चीजों को जल्दी नहीं पूछा गया वो लीक से हटकर चीजों को पूछने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब अनुच्छेद 171 की बात करें। 71 ये है विधान परिषद। विधान परिषद की संरचना। इसको तो मैंने बताया दिया कि विधान परिषद का विघटन नहीं होता, लेकिन इसको समाप्त और इसको निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो विधान परिषद का गठन कैसे होता है ये देख लीजिए। विधान परिषद का जो चुनाव हो, पहले तो ये जान लें कि यह एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है तो इसका विघटन कभी नहीं होता है। दूसरी बात ये जान लें कि इसका गठन कैसे होता है। तो एक गठन, आप ये हेडिंग करके लिख लेंगे, गठन करके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य नगर पालिका, नगर पालिका, जिला बोर्ड और स्थानीय निकाय से के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आगे 1/12 सदस्यों का निर्वाचन सदस्यों का निर्वाचन विश्वविद्यालयों के छात्र, विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों द्वारा, स्नातक छात्रों द्वारा जिन्होंने 3 वर्ष, जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुका हो। दैट इज क्लियर। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक, सरकारी, प्राइवेट नहीं, सरकारी स्तर पर माध्यमिक माने इंटरमीडिएट माध्यमिक विद्यालयों द्वारा। तो जो निर्वाचन होता है, ये इन सदस्यों का निर्वाचन जो दोस्तों जानने की जरूरत है, जो एक सदस्य निर्वाचित होते हैं नगर पालिका जिला बोर्ड सदस्यों के द्वारा होता है, इनका विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। 1/12 जो 3 वर्ष स्नातक कर चुके हों, 1/12 जो सरकारी पद पर विद्यालयों पर टीचर हों, अध्यापक हों। ठीक है, तो जो इनका निर्वाचन होता है वह ये जान लें कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रत्यक्ष मैंने बताया है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है। जैसे जब जनता, पीपुल, विधानसभा के सदस्यों को चुनती, विधानसभा के सदस्यों को चुनती है तो दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन जब ये देखें, जब जनता, इसी को पकड़ ले,
जब जनता विधानसभा के सदस्यों को चुनती है और ये विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं, जब ये विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं तो ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो इतने सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनको कौन लोग चुनते हैं, तो ये निर्वाचित होते हैं। शेष 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। शेष 1/12 सदस्य 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और उनमें कौन लोग होते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और एक चीज यहां पर जुड़ जाता है, सहकारिता आंदोलन में विशेष ख्याति रखते हैं। ऐसे लोगों में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। अब आपका एग्जाम में निर्वाचित कौन लोग करते हैं, तो ये लोग करते हैं। 1/3 यहां से लिए जाते हैं, 1/3 ये लोग चुनते हैं, 1/3 ये लोग चुनते हैं, 1/12 ये लोग चुनते हैं, 1/12 ये लोग चुनते हैं, शेष 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। अब विधान परिषद की अधिकतम कितनी होती है, तो विधान परिषद की अधिकतम संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम भी नहीं होगी। ये न्यूनतम, ठीक, 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका रहा विधान परिषद की संरचना। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगला हम पढ़ेंगे विधानसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता है, विधान परिषद सदस्य बनने की क्या योग्यता है, कार्यकाल क्या होता है, विधान परिषद कार्यकाल क्या होता है, कैसे क्या होता है। अगली वीडियो हमारी आगे होगी, क्योंकि मैंने आज को 3 अनुच्छेदों पर विशेष चर्चा करने का प्रयास किया। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171 फिर से रिवाइज कर सकते हैं हम। अनुच्छेद 168 क्या है, अनुच्छेद 168 यही है कि राज्यों के लिए विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 का 2 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल 1 सदनीय भी हो सकते हैं या 2 सदनीय हो सकते हैं। 169 क्या कहता है कि विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है और उसका निर्माण किया जा सकता है। तो यह निर्माण करना और समाप्त करने का अधिकार की अंतिम शक्ति किसके पास है, तो वो पार्लियामेंट के पास है। 170 क्या कहता है, विधानसभा की संरचना कहता है, और 171 क्या कहता है, विधान परिषद की संरचना कहता है। ठीक है, बस आज के इतना ही। वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमको कमेंट कीजिए। धन्यवाद।